आज हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। तो इसके हम भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे, इसके राजनीतिक जीवन, इसके सामाजिक जीवन तथा धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के तमाम गतिविधियों के बारे में हम देखेंगे। तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, उस समय भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, कैसे ये पूरे भारत में इनका विस्तार हुआ आर्य संस्कृति का। तो हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कि एक राजा थे, उसका नाम था विदेह माधव। इन्होंने क्या किया, अपने पुरोहित गौतम राहुगण के सहायता से उन्होंने क्या किया, इनके साथ लेके आग और घी के सहायता से, आग और घी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सरस्वती नदी से, राजस्थान का जो सरस्वती नदी है वहां से गंडक नदी जो बिहार का जो पार्ट है वहां तक उन्होंने क्या, आग और घी के माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन गंडक नदी को उन्होंने क्रॉस करने से उनको नहीं क्रॉस कर पाए, क्योंकि उस क्षेत्र में जो गंडक नदी के उस पार मगध जैसा शक्तिशाली राजवंश था और वहां पे आक्रमण करना इसकी बस की बात नहीं था। फलतः इस क्षेत्र को इन्होंने व्रात्य भूमि, मगध के क्षेत्र को व्रात्य भूमि कह के वापस लौट गए। इस व्रात्य भूमि का अर्थ होता है अपवित्र भूमि। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर भारत में तो आर्य संस्कृति का फैलाव हो गया, परंतु दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाने का समय विंध्याचल पर्वत को पहली बार क्रॉस किया ऋषि अगस्त ने। क्या किया, आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले गया। हालांकि इस दिशा में आप देखते हैं रामायण में जो कहानी देखते हैं राम और रावण की, तो राम जो है आर्य संस्कृति के द्योतक थे, जबकि रावण जो है द्रविड़ संस्कृति का द्योतक था। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध देखते हैं आप, क्योंकि दक्षिण भारत में इनका रावण का प्रभुत्व होता है, यानी द्रविड़ संस्कृति का प्रभुत्व था। फलतः आर्य के जो नेता थे राम, उन्होंने क्या किया, द्रविड़ संस्कृति जो के नेता रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें आर्य संस्कृति को विजय हुआ और इस प्रकार से पूरे भारत में आप देखते हैं आर्य संस्कृति का फैलाव हुआ। तो आपने देख लिया भौगोलिक विस्तार इसका कैसे हुआ। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक जीवन में, आर्य संस्कृति का राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपने देखे थे ऋग्वेदिक काल में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि वो समय का जो जीवन था या वार और अस्थिरता कबायली प्रकृति का था। लेकिन अब क्या हो गया, इसके जीवन में अस्थिरता आ गया। किसके जीवन में, जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उसके जीवन में अस्थिरता आ गया। अब वो अस्थायी रूप से निवास करने लगे। क्यों, क्योंकि उस समय लोहा की खोज हो गया था 1100 ईसा पूर्व के आसपास गंधार के क्षेत्र में। तो जब लोहे की खोज होने लगा तो वो अस्थायी निवास के रूप में अवस्थित होने लगे। और वहां के जो राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं राजा जो होते थे राज्यों का प्रधान होने लगा, जनपद जैसी व्यवस्था सामने आने लगा, जनपद का अस्तित्व आया। इस समय प्रमुख जनपद के देखते हैं तो कुरु, पंचाल, केकई, काशी जैसे जनपद का उदय हो चुका था। और हम देखेंगे इसके प्रमुख राजा, उस समय के जो प्रमुख राजा थे उत्तर वैदिक काल के जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय के जो प्रमुख राजा थे उसमें थे आपको विदेह, जो जिसकी राजधानी मिथिला था वहां के राजा थे जनक। काशी जो वाराणसी का पार्ट है वहां के राजा थे अजातशत्रु। ये यूजीसी नेट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लोग कंफ्यूजन भी कर जाते हैं। केकई, यहाँ पे अशुपति नामक राजा थे। अंग ब्रह्मदत्त नामक राजा रहते थे। इस प्रकार से आपको राजनीतिक जीवन का देखने को मिलता है। राजा, अब देखते हैं कि राजा का निर्वाचन कैसे होता था। तो राजा का निर्वाचन के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिलता है, क्योंकि उस समय आप देखते हैं ऋग्वेदिक काल में देखते हैं राजा को निर्वाचन करने के लिए सभा, समिति, विधत जैसे जनतांत्रिक संगठन था, परंतु इस समय इस जनतांत्रिक संगठन का ह्रास होने लगा। अब क्या होता था, इसका जो है राजसूय यज्ञ के माध्यम से, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस शक्तिशाली व्यक्ति ही अब राजा बनने लगे। और इस प्रकार की जनतांत्रिक संगठन, सभा, समिति और विधत का अस्तित्व मृतप्राय सा होने लगा। राजा अब सर्वशक्तिशाली होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में अलग अलग उपाधि की भी वर्णन मिलता है। अब राजा के लिए अलग अलग उपाधि का चर्चा मिलता है। जैसे पूर्व दिशा में जाते थे तो उनको सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में इसको सौराट कहा जाता था, पूर्व उत्तर में इसको विराट कहा जाता था, दक्षिण में भोज, मध्य में राजन। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने की एक तरीका है, पूर्व में सम्राट, जैसे अशोक को हम सम्राट कहते थे, दक्षिण में भोज, जैसे नहीं कहते परमार वंश के शासक राजा भोज, मध्य में राजन, दक्षिण में ही परमान था, मध्य में राजन, और इसके बाद कहते हैं उत्तर में विराट, जैसे हिमालय पर्वत विराट, तो उत्तर में विराट नाम। तो इस प्रकार से राजा का नाम भिन्न भिन्न
क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता था। इस प्रकार से ये काफी सर्वशक्तिशाली होने लगे। कबायली व्यवस्था खत्म हो गया, यायावाड़ी पद्धति खत्म हो गया, राजा और राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे कराने लगे और अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते थे। और इसके अलावा इनके कई उपाधियां भी प्रदान किया जाता था, जैसे एक राट, महाराज। अब देखिए महाराज जैसी उपाधियां, एक राट जैसी उपाधियां भी राजा को मिलने लगा। और राजा सबसे ऊपर क्या होता था? राजा। राजा को परामर्श करने के लिए एक परामर्श मंत्री परिषद होता था। क्या होता था? मंत्री परिषद। एक मंत्री परिषद होता था जिसको हम रत्नीन कहते थे, जिसकी संख्या 12 होती थी। इसमें से प्रमुख जो रत्नी होते थे जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। तो आइए हम देखते हैं पुरोहित, इसको प्रधान सलाहकार कहा जाता था। किसका? राजा का। सेनानी, जिसको हम सेनापति कहते थे। महिषी हम प्रधान रानी को कहते थे। राजन, युवराज होता था। ग्रामीणी, गांव के मुखिया को कहा जाता था। संग्रहिता कर को संग्रह करने वाला, कोषाध्यक्ष। भागदूत, वित्त मंत्री, सॉरी ये हो गया कर टैक्स वसूलने वाले। गोविकर्तन, जंगल विभाग के प्रधान होते थे। पालागल, विदूषक होते थे। सूत, राजा के सारथी होते थे, जो राजा के रथ को चलाते थे उसको सूत कहा जाता था। इस प्रकार से आप देखते हैं इसके रत्नी को। इसके अलावा आप देखते हैं कि उस समय राजा जो होते थे न्याय भी आप देते थे। पहले हमने क्या बताया था? ऋग्वेदिक काल में न्याय का कोई विधिक व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? राजा क्या होते थे? न्याय के मामले में सर्वे सर्वा होते थे। वो सर्वे सर्वा होने लगे, यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक भी दे दिया जाता था। लेकिन ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। और उस समय का जो न्याय जो दिया जाता था, देश निष्कासन, आर्थिक जुर्माना, इस प्रकार के मृत्यु दंड भी दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं। इस प्रकार के दंड होते थे। राजा जो होता था, राजा क्या करते थे? कर के रूप में टैक्स भी वसूलते थे अपने जनता से। वो भाग के रूप में वसूलते थे टैक्स। भूमि पर जो कर वसूलते थे वो भाग के रूप में वसूलते थे। वो 1/6 होता था, यानी कुल कर का 1/, कुल जितनी उत्पादन होता था उसका 1/6 होता था। इस समय क्या हुआ कि राजा का पद आप देखते हैं वंशानुगत होने लगा। पहले क्या होता था? सभा समिति और विधात यही तय करते थे कि कौन राजा बनेगा, और उस पर नियंत्रण भी होता था। लेकिन अब राजा का पद धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा। इस प्रकार से आपने राजनीतिक जीवन और भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा। अब हम देखते हैं उस समय की, किस समय की? उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 620 ईसा पूर्व के बीच हम देखेंगे उसके सामाजिक जीवन के बारे में। फिर हम देखेंगे धार्मिक जीवन और उसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं सामाजिक जीवन। उस समय का जो सामाजिक जीवन था उसकी स्थिति के बारे में देखेंगे। कह रहा क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जाति की चर्चा मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था उस समय? अध्ययन अध्यापन का काम करना। क्षत्रिय का काम क्या करना था? शासन प्रशासन करना। वैश्य का काम करना था वाणिज्य और व्यापार से संबंधित काम था। शूद्र का काम था, ये जो देख रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना, इसका काम था शूद्र का। अब इस समय क्या हो गया? जो पहले हम ऋग्वेद में पढ़ते थे कि पहले क्या होता था? कर्म के आधार पे ही आपको जाति तय होता था, लेकिन अब नहीं। अब कर्म जो है जन्म का आधार नहीं रह गया। अब कर्म नहीं, अब जन्म के आधार पे उसके जाति। अगर आप ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय के बच्चे हैं तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र तो शूद्र। यानी आप कर्म के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पे उनकी जाति तय होने लगा। अब इस समय के देखते हैं रहन सहन खान पान। जो ऋग्वेदिक काल का जो रहन सहन खान पान था सेम यहाँ पे भी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति समाज में क्या था। महिलाओं की चर्चा करते हैं तो उस समय इस समय क्या हुआ? ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में महिलाओं की स्थिति हमने बताया था। अब देखते हैं महिलाओं की स्थिति में कितना काफी गिरावट देखने को मिलता है। इस समय काफी दुर्बल हो गया इनकी दयनीय स्थिति। पहले महिला जनेऊ धारण करती थी, अब जनेऊ धारण भी नहीं कर सकती है महिलाएं। वो पहले गुरुकुल में अध्ययन करती थी अपने गुरु के पास आश्रम में रह के, लेकिन अब वो गुरुकुल में अध्ययन नहीं करती थी। हालांकि कुछ महिलाओं का चर्चा मिलता है जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्वा, ये सब विदुषी था। उस समय भी विदुषी था। उस समय आपको हम बताया था ऋग्वेद का काल में उस समय के अपाला, घोषा, मुद्रा, ये सब प्रमुख महिलाएं थी जो विदुषी थी। लेकिन इस समय में भी चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में।
फिर भी महिलाओं की स्थिति काफी निंदनीय थी, काफी दुर्बल थी। आगे हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मणों में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, जबकि मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना शराब और जुआ से कर दिया। इस प्रकार से आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिला। महिलाएं जो थी, जो जनतांत्रिक संगठन था विदत, उसमें अब भाग नहीं ले सकती है। इस समय सती प्रथा का प्रचलन काफी जोर शोर से होने लगा। बाल विवाह का भी प्रचलन आप देखते हैं। इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिला। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार से हम देखेंगे कि विवाह के बारे में भी देखेंगे। विवाह में भी उस समय 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। प्रमुख विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, इसको प्रशंसनीय विवाह कहा जाता था। जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, इसको निंदनीय विवाह कहा जाता था। अब देखते हैं कि जो ब्रह्म विवाह था, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? तो ब्रह्म विवाह वैसे विवाह को कहा जाता था जो कन्या के पिता के द्वारा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को ढूंढते थे, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। देव विवाह, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते थे उनके साथ जो विवाह किया जाता था उसको देव विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह, जो वर कन्या के पिता से कन्या के पिता से कन्या को मांगते थे और शादी करते थे, उसको प्रजापत्य विवाह कहते थे। आर्ष विवाह, जिसमें कन्या के पिता के द्वारा 1 या 2 गाय प्राप्त करते थे यज्ञ के लिए और तब जाके अपनी कन्या के विवाह करते थे वर से, उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। असुर विवाह, कन्या के पिता क्या करते थे इस विवाह में कि आपको कुछ पैसे लेके अपनी कन्या को विवाह कर देते थे, उसे असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, दोनों की सहमति यानी दोनों के बीच जो प्रेम हो जाता था उस परिस्थिति के विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। पैशाच विवाह में जब कन्या सोई हुई अवस्था में रहती थी उसके साथ जो सहवास कर लिया जाता था और तब जो शादी होता था उसे पैशाच विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह में जब कन्या को जबरदस्ती उठा के ले जाता था उसे हम राक्षस विवाह कहते थे। और उस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी चर्चा मिलता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न बच्चे को शूद्र कहा जाता था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल किया है। अब आते हैं इसी समय 4 आश्रम तथा 16 संस्कार का भी चर्चा मिलता है। 4 आश्रम में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की चर्चा मिलता है। इसी प्रकार से मैंने सामाजिक जीवन को देखने का काम किया। अब आते हैं धार्मिक जीवन में।